नमस्ते, आपका हमारी चैनल पर पुनः फिर से स्वागत है। आज हम मेनका गांधी केस की बात करेंगे। एक ऐसा केस जिसमें मेनका गांधी को खुद खुद जिस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया था उसे क्वैश तो नहीं करा पाई, लेकिन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में, इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक ऐसा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दी दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए कि जिसको फुलफिल किए बिना इंडिविजुअल लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं कि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में ड्यू प्रोसेस का बिगिनिंग, दैट इज द ईयर 1978। इसीलिए इस जजमेंट को हम लोग लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, जिसमें 1978 ऑनवर्ड्स जो यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो इंडिया में भी उसकी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो अगर देखें तो आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कहता है कि पार्लियामेंट कैनॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स और कर्टेल्स फंडामेंटल राइट्स और एडवर्सली अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आर्टिकल 21 का जो लैंग्वेज यूज किया गया था कि लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है बाय लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो दो के बीच में विरोधाभास था, 1950 में ए के गोपालन केस में जो नैरो इंटरप्रिटेशन आता है, कहता है कि कहा कहते उसमें जो इंटरप्रिटेशन जो जजमेंट आया था उसमें कहा जाता है कि इंडिया में अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, जिसमें जुडिशियरी लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। प्रोसीजर स्टेब्लिश अगर लॉ के द्वारा किया गया है तो उसके द्वारा आपके लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे ए के गोपालन 1950 केस को मेनका गांधी जजमेंट में ओवरटर्न कर दिया, इसको उलट कर रख दिया और एक नए युग की शुरुआत की लीगल जूरिस्प्रूडेंस में। इसके बाद आर्टिकल 21 का विस्तार होता है। इस क्लास में आज हम लोग इसको जानेंगे कि आर्टिकल 21 का मतलब कितना बड़ा हो गया और आज के डेट में आर्टिकल 21 अपने आप में कई सारे राइट्स को एनकम्पास करता है, अपने अंतर्गत उसके रखता है। इस जर्नी को आज हम समझेंगे, देखेंगे कि मेनका गांधी में हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। मेनका गांधी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी थी, जो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। 1975 टू 1977 इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उस जब इमरजेंसी समाप्त होती है 1977 में, दोबारा इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, नई सरकार चुन के आती है, कांग्रेस की सरकार चुनाव हार जाती है और मोरारजी देसाई लेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। जब ये मोरारजी देसाई का की सरकार बनती है तो उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया, शाह कमीशन के नाम से उस कमीशन का नाम है, जिसका पर्पस था कि टू इंक्वायर इनटू द एब्यूजेस ऑफ पावर, करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस दैट अकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसको जांच करने के लिए रखा गया। तो इसी के दौरान मई में इस कमीशन का फॉर्मेशन होता है। जुलाई में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने न्यू दिल्ली ने मेनका गांधी को एक नोटिस इशू करता है कि आप अपने पासपोर्ट को विद इन अ वीक सरेंडर कर दीजिए। तो जिसमें हवाला दिया गया पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3) सी का, और उनको सरेंडर करने को कहा गया। अब ये देखिए कि सरेंडर करने का जो कारण जो था उसमें लिखा गया कि कारण है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। अब ऑफिशियल रीजन जो था कि इन पब्लिक इंटरेस्ट हमने आपका पासपोर्ट इंपाउंड किया है। अब मेनका गांधी ने जब कारण पूछा कि क्यों हमारा पासपोर्ट को इंपाउंड किया जा रहा है, तो उसका कारण उनको नहीं बताया गया। कहा गया कि इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्क्लोज नहीं किया गया एग्जैक्टली व्हाई हर पासपोर्ट वाज गेटिंग इंपाउंडेड, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। सामान्य बात है जिसका कोई मतलब समझा नहीं जाता कि पब्लिक इंटरेस्ट, मेरे पासपोर्ट को इंपाउंड करने से कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। बाद में वैसे कोर्ट में ये बताया गया कि her presence in India was likely to be required in connection with legal proceeding before the commission of inquiry। यानी जो शाह कमीशन था वो इंक्वायरी कर रहा था, इस बीच में मेनका गांधी बाहर नहीं चली जाए, विदेश नहीं चली जाए, इंडिया में ही रहना उनका अनिवार्य था। पॉलिटिकल जो भी रीजन थे उसकी वजह से इंपाउंड किया गया था। हालांकि उस टाइम जब एक्शन लिया गया, उनके पासपोर्ट को छीना गया उनसे,
इम्पाउंड किया गया उस टाइम उनको एडिक्वेट रीजन नहीं बताया गया। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो मेन प्रेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा पासपोर्ट छीन लेना मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्बिट्ररी तरीके से, इलीगल तरीके से, और हमारे मेरे पासपोर्ट को छीना गया है और मेरे फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुड इशू रिट अंडर आर्टिकल 32, specifically writ of certiorari or mandamus, to quash and set aside the order dated July 2, 1977, which was issued by regional passport officer. रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने जो ऑर्डर इशू किया था उसको क्वैश करने के लिए उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए कि अ, जो 7 जज बेंच जो फैसला देती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला है। वैसे इस बात में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे पहले कि ये जो रूलिंग जो थी उसका जो समरी है आपके सामने है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 बाय impounding her passport, यानी मेनका गांधी का पासपोर्ट, विदाउट अ जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर द गवर्नमेंट वायलेटेड हर फंडामेंटल राइट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये मानती है, सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, और उसके पासपोर्ट को, उनके पासपोर्ट को छीनने से और विदाउट उनको हियरिंग और रीजन बताना, बिना फेयर प्रोसीजर, उसको फेयर प्रोसीजर को फॉलो किए बिना आपने उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड किया है, दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अग्री करता है इन प्रिंसिपल कि ये इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब रूलिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया, जिस स्टैंडर्ड की बात हम लोग अब करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कहा कि देयर इज अ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज आर्टिकल्स आर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। अब ए के गोपालन ने कहा था कि आर्टिकल 19, 21 और जो 14 है इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर कंपार्टमेंटलाइज्ड। अगर 21 का आप वायलेशन करते हैं तो उसमें आप 19 के वायलेशन, अगर 21 के अंतर्गत किसी के लिबर्टी को आप कर्टेल करते हैं, दैट पर्सन कुड नॉट चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 19। यानी 21 में अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ करके आपकी लिबर्टी को छीना जाता है तो आप 14 और 19 के वायलेशन को लेके चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई लिंक नहीं है 19 और 21 के बीच में। कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इस जजमेंट में कहा जाता है कि तीनों जो है गोल्डन ट्रायंगल है फंडामेंटल राइट्स के, विच मस्ट बी रेड टुगेदर। अब रेड टुगेदर की बात तो उन्होंने कहा, लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या होता है कि अगर कोई भी आप सरकार या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है या लेजिस्लेटिव के द्वारा जो लॉ इनैक्ट किया गया है उसमें अगर आप किसी के लिबर्टी को कर्टेल करते हैं आर्टिकल 21 को, तो आपको दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि एक तो आपके पास जो मैंने आपको बताया कि फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मेनका में कहा कि प्रोसीजर जो है फेयर होना चाहिए। सेकेंड जो टेस्ट है वो आर्टिकल 19 जिसमें कि रीजनेबलनेस की बात की जाती है, रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, और आर्टिकल 14 which says that there should not be any discrimination, या डिस्क्रिमिनेटरी या आर्बिट्ररी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों गोल्डन ट्रायंगल को सेटिस्फाई करने के बाद ही एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव किसी व्यक्ति के राइट्स को कर्टेल कर सकती है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? अब आप देखिए कि कई सारे एंगल्स दे दिए, कई सारे डायमेंशंस दे दिए लोगों के पास, जिसके बेसिस पे आप इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करने वाले ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया। इसमें आप देखिए कि स्टेट एक्शन इंपैक्टिंग लिबर्टी कुड बी चैलेंज्ड ऑन मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स ग्राउंड्स, सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अब ये जजमेंट जो है इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ खड़ा है।
यानी अगर इंडिविजुअल के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं तो कई सारे डायमेंशंस में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, नॉट जस्ट एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन, रादर देन 14, 19, 21 कई सारे आप एंगल्स से उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे राइट्स का वायलेशन है। यानी इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअल फ्रीडम को ये वाला जजमेंट स्ट्रेंथन करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करता है, गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के लिए भी, ताकि वो लॉ भी बनाने में एक बहुत हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, और तभी आप किसी व्यक्ति के, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं। अब ये हाई स्टैंडर्ड क्या था? तो हाई स्टैंडर्ड ड्यू प्रोसेस वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। एक सप्ताह पहले मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का लेक्चर अपलोड किया है, जिसको आप देखिए और जानिए कि ड्यू प्रोसेस में हमने बात किया था कि उसमें एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस है और एक सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस है। यानी आप इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हैं, अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश करते हैं तो वो प्रोसीजर क्या होना चाहिए? नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने का मतलब क्या है? वो 3 स्टेप में मैंने आपको बताया था कि पहले आपको उस व्यक्ति को नोटिस सर्व करना होगा, उसको रीजन बताना होगा कि क्यों आपके फंडामेंटल राइट को हम लोग कर्टेल कर रहे हैं। उस व्यक्ति को मौका देना होगा, राइट टू बी हर्ड, उसकी बातों को, अपने बातों को वो रखे, स्वयं रखे, या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से, थर्ड पर्सन के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात को रखे। और एक थर्ड एंड न्यूट्रल पर्सन, एक तो आरोपी व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, और न्यूट्रल पर्सन कौन है? जुडिशियरी। जुडिशियरी दोनों पक्षों को सुनता है, बोथ आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है, और तब एक फैसले पे आता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जिसमें कि आपको राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू गिव फेयर चांसेस दोनों पक्षों को आप देंगे, तभी आप माना जाएगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी फेयर, शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। सरकार मनमाने ढंग से, आर्बिट्ररी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकती, सीधा उठा के आपको जेल में डाल दिया क्योंकि आपने कोई भड़काऊ भाषण दिया या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया जो सरकार को लगता है कि सरकार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो सीधा उठाया आपको जेल में डाल दिया। कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उसको कारण भी नहीं बताया कि क्यों आपने ऐसा किया, वाई यू हैव डन दिस। उसको वकील रखने का मौका नहीं देना, जज के पास 24 आवर्स के पास के अंतर्गत नहीं लेके जाना, पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है। यानी फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को आप कर्टेल कर सकते हो। यानी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने के लिए एक हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ में भी और एग्जीक्यूटिव एक्शन में भी। इस चीज को हम लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये रूलिंग हमने बता ही दिया था। अब देखिए कि ए के गोपालन को कैसे इस फैसले ने पलट के रख दिया, पूरी तरह से बदल दिया। ए के गोपालन और मेनका गांधी का कंपैरिजन देखिए। इसमें ए के गोपालन में कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ meant any procedure that was formally or validly enacted by the legislature, regardless of whether it was fair, just or reasonable. फेयर, जस्ट और रीजनेबलनेस का टेस्ट जुडिशियरी नहीं करेगी, वो सिर्फ देखेगी कि क्या लेजिस्लेचर के द्वारा वैलिड एक्ट है, एस्टेब्लिश्ड है, इस लॉ के तहत प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है और उसी के तहत आपके लिबर्टी को कर्टेल किया गया है, तो दैट्स ऑल। देखिए गोपालन में काफी नैरो और लिटरल जो मीनिंग है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का, वही कहा गया। तो मेनका वाले में आप देखिए कि अभी आप देख रहे हैं कि court ruled that procedure must be fair, just, and reasonable, which means it has to pass the judicial test. The law has to pass the test of fairness, test of just, being just, and test of reasonableness. इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा, तभी आप किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं। कोई भी लॉ नहीं ऐसा हो सकता है, कोई भी आप लॉ बना के, कोई भी प्रोसीजर सेट करके आप किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट को कर्टेल कर दोगे। हमारे इंडिविजुअल राइट बहुत स्ट्रांग है। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही यही होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। तभी आर्टिकल 13 है कि पार्लियामेंट कैनॉट मेक एनी लॉ, और लेजिस्लेचर स्टेट कैनॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स और ऑल्टर्स द फंडामेंटल राइट्स। 13 में साफ साफ ये बात कही गई है कि कोई भी कानून नहीं बना सकता, यानी आर्बिट्ररी तरीके से आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो। तो अब जो है आर्टिकल 13 का प्रिंसिपल स्टेब्लिश हो गया कि आर्टिकल 13 और 21 में जो प्रोसीजर है दोनों
में कोई अंतर नहीं है। 13 ही के अकॉर्डिंग ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर आपने लॉ बनाया है जिससे अगर एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो रहा है किसी व्यक्ति का राइट, तो जुडिशियरी इंटरवीन कर सकती है और उस पार्ट ऑफ द लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है बिकॉज इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। पहले एकी गोपालन वाले में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। 1978 में आप देखेंगे कि पासपोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1978 का जो एक क्लॉज था जिसके तहत पब्लिक इंटरेस्ट में आप किसी का पासपोर्ट इंपाउंड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर क्लॉज को उसने कहा कि ये अनफेयर है, दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज नॉट रीजनेबल। तो आप देखिए कि कैसे चीजें बदल जाती हैं। मेनका वाले में ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं, दिस इज नैरो इंटरप्रिटेशन, दैट इज ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और 1978 से इंडिया में ड्यू प्रोसेस की जर्नी बिगिन होती है, ड्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट होता है काफी वाइड स्प्रेड होता है। इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट है लॉन्ग लास्टिंग है और आज भी हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज भी जब हम दिल्ली में पोल्यूशन वाली हवा में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारी जो लाइफ है, हमारे हेल्थ को वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। ये जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का होना भी आर्टिकल 21 का पार्ट है कि हम सांस भी ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, दैट शुड बी पॉल्यूशन फ्री। तभी आप आर्टिकल 21 का ट्रू मीनिंग, रियल मीनिंग में आपको समझा जाएगा। अदरवाइज एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह आप सिर्फ जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपको हम नहीं मानेंगे कि आर्टिकल 21 आप एंजॉय कर रहे हैं। आर्टिकल 21 एंजॉय करने के लिए बहुत सारे अब ब्रॉड मीनिंग के तहत इसको लाइफ के को जो रीड किया गया कि लाइफ शुड बी डिग्निफाइड, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। डिग्निफाइड लाइफ का मीनिंग मैंने आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाले में बताया था, आज भी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी जस्ट सिंपल लिविंग रैदर देन इट शुड बी डिग्निफाइड लिविंग। एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना ही चाहिए, तभी हम आर्टिकल 21 में जो राइट है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। इसका काफी सिग्निफिकेंस है कि दिस case marked beginning of new era of judicial activism where the Supreme Court started giving the expansive and dynamic interpretation of Article 21. इसलिए इसको हम लोग कहते भी हैं कि इस जजमेंट को कि प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन इंडिया। अब आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन कितने डायमेंशंस में हुआ है। इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट आप देखिए कि डिग्निटी एंड सोशल राइट्स। To right to live with human dignity. This was established by Supreme Court that right to live with human dignity. What constitutes dignity? Then dignified life would include several things which later on the court has ruled, like right to livelihood, right to work and earn a living, barring arbitrary state action. Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, right to livelihood. That also constitutes the parts, that also is a part of dignified life. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए राइट टू शेल्टर। आपके बेसिक नीड्स तो फुलफिल होने चाहिए। बेसिक नीड्स राइट टू शेल्टर तो आपके पास होना ही चाहिए। राइट टू शेल्टर है तभी हम कहेंगे कि आप राइट टू लाइफ जी रहे हैं। देन राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, आपके पास मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए, मेडिकल एड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आर्टिकल 21 आप जी रहे हैं। राइट टू फूड एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, नॉट जस्ट फूड बट न्यूट्रिशस फूड। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जो राइट टू हेल्थ जो हम बात कर रहे हैं कि बिना न्यूट्रिशन के आप हेल्थ की बात कैसे कर सकते हैं। Later on, in Mohini Jain versus State of Karnataka, right to education became fundamental right within the meaning of right to life. Education के बिना life is not a dignified life. Education का right होना ही चाहिए। जो मोहिनी जैन वाले केस में पहली बार चर्चा की गई बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया फॉर 6 टू 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। बाद में आरटीआई एक्ट भी पास किया गया 2009 में और इसको पूरे कंट्री में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए लीगल एंड जुडिशियल राइट्स। लीगल एंड जुडिशियल राइट्स जैसे राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, डिले इन जस्टिस आर कंसिडर्ड अ डिनायल ऑफ जस्टिस। यानी वैसे लोग
आप देखिए कि क्या स्थिति थी कि कई सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो जेल में उनको बंद कर दिया गया था, और जिस अपराध के कारण उनको जेल में रखा गया था उसमें जो भी सजा होगी, मान लीजिए 2 साल की सजा है या 3 साल की सजा है, उसके बियॉन्ड उसके बियॉन्ड वो जेल में थे, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा था, उनके ऊपर फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। तो आप ऐसे अपराध के मामले में जिसमें शायद सजा 6 महीने की होती, 1 साल की होती, और 3-4 साल से आप जेल में हैं, ये तो अनफेयर है। तो वहां पे आपका जो मामला आता है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज। अब कोई पुअर है, नीडी है, जो लॉयर के सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको इंश्योर कराना, राइट टू लीगल एड भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हैंडकफिंग एंड पब्लिक हैंगिंग, ये सारे लीगल एंड जुडिशियल राइट्स आर्टिकल 21 के पार्ट हो जाते हैं। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ये सब मीनिंग आया। इन्वायरमेंट एंड प्राइवेसी राइट्स, इन्वायरमेंट में आपको एमसी मेहता का नाम ध्यान में रखना होगा कि कई सारे मामले उन्होंने कोर्ट में तक पहुंचे, जिसमें गंगा पॉल्यूशन से लेके, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से लेके, ताजमहल का ताजमहल का डीकलरेशन, ये सारे इन्वॉल्व थे, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट बिकेम फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद जो बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट आया 2017 में, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, that said that right to privacy is a part of fundamental right to life and liberty within article 21। राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी वाला जजमेंट एक्चुअली आधार को लेकर था कि हमारे बायोमेट्रिक्स और आइरिस स्कैन किए जा रहे थे, उसमें डेटा प्रोटेक्शन की बात थी। तो इसका फॉल आउट जो होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ डिसीजनल ऑटोनॉमी, यानी पर्सनल चॉइसेस में आपको ऑटोनॉमी है, जिसके बाद एलजीबीटीक्यू के भी राइट्स जो हैं, राइट टू प्राइवेसी इसके अंतर्गत आने लगता है। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी यानी डेटा प्रोटेक्शन, आपका जो डेटा जो सब कैप्चर किया जा रहा है, डेटा जो सरकार के पास है, उसमें इंफॉर्मेशन में उसके इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी होनी चाहिए, तभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास किया जाता है। राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू स्लीप एंड रेस्ट, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, जो मेनका गांधी इटसेल्फ में आया था मामला कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट। तो आप देखिए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पहले एक मीनिंग था कि आप जेल में नहीं हैं, तो आप आर्टिकल 21 एंजॉय कर रहे हैं। आपको इनकारसरेट नहीं किया गया है, पुलिस पुलिस ने आपको कस्टडी में नहीं लिया गया है, तो आर्टिकल 21 आप एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ऑल। तो आर्टिकल 21 सिर्फ आपको गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को के ऊपर एक लिमिटेशन नहीं इम्पोज करता है कि आप लिबर्टी को एनक्रोच नहीं करेंगे, साथ ही साथ एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ये क्रिएट करता है कि आप ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, ऐसा सोसाइटी बनाइए, ऐसा लॉ बनाइए जिससे डिग्निफाइड लाइफ को आप इंश्योर करें। उसके लिए आपको लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं करेंगे कि हम ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे जिससे लिबर्टी कर्टेल हो, ये तो है ही, साथ ही आप ऐसा लॉ बनाएंगे जिससे इंडिविजुअल डिग्निफाइड लाइफ जिए। तो उसके बाद कई सारे लॉ आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन से लेके एलजीबीटीक्यू के जो राइट्स, हालांकि वो तो जुडिशरी के ही इंटरप्रिटेशन से आया। राइट टू लाइवलीहुड के लिए सरकार फैसला लेती है, सबको इंश्योरेंस देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात करती है। यानी डीपीएसपी में जो भी बातें थी, आप कह देखेंगे कि 21 के इंटरप्रिटेशन से ये डीपीएसपी में जो सारी बातें थी 21 का ही पार्ट बना दिया। जैसे राइट टू एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, दैट वाज पार्ट ऑफ आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंतर्गत, और वो आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया। राइट टू लाइवलीहुड, ये सब सारी चीजें आपको डीपीएसपी में ही देखने को मिलेंगी। तो मेनका केस में इतना ही है। मेनका केस ड्यू प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ए के गोपालन और मेनका गांधी केस, ये दो केस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक थर्ड जो सिग्निफिकेंट जो केस है, जिसकी चर्चा आज हमने की, पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, पुट्टास्वामी केस पुट्टास्वामी, जो राइट टू प्राइवेसी जिसमें 2017 में आया था, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है आर्टिकल 21 के लिए, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर
के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपको आप राइट टू प्राइवेसी पे मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको मैसेज ऑटोमेटिक पहुंच जाए, आप उसको जरूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 वीडियो देखने के बाद, जो 3 जजमेंट हैं और साथ ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये 4 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आर्टिकल 21 की क्लैरिटी आपको हो जाएगी, फंडामेंटल राइट की समझ आपकी बेहतर होगी। यही उम्मीद है और यही हमारे चैनल का पर्पस है कि आपके लिए पॉलिटी को मैं सिंप्लीफाई करूं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।